हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कारकांश लग्न सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि कारकांश लग्न किस साइन में है या किस राशि में है, तो उसको देखकर हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि जो भी नेटिव है या जातक है उसका किस एरिया में इंटरेस्ट होगा, कौन सा बिजनेस करेगा या उसको किस तरीके की डिजीज़ होंगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कारकांश लग्न के अंदर कौन से प्लैनेट या ग्रह बैठे हुए हैं, तब नेटिव कैसा होगा। तो कारकांश लग्न सारी 12 लग्नों में से कोई भी हो सकती है, राशियों में से। तो मैं सपोज यहाँ पर मान लेता हूँ कि कारकांश लग्न नेटिव की एरीज साइन में है, यहाँ पर है। तो कारकांश लग्न एरीज में भी हो सकती है, टॉरस में भी हो सकती है, सभी 12 साइन में कहीं भी कारकांश लग्न हो सकती है। तो यहाँ पर लग्न के साइन से कोई भी मतलब नहीं है। जो भी कारकांश लग्न आपने ली है उसके अंदर यदि सन प्लेस्ड हो, सन प्लेस्ड हो, तो ऐसा नेटिव किंग होगा। तो आज के समय में किंग तो होता नहीं है, तो हम उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई मान के चलेंगे। तो कारकांश लग्न जिस भी नेटिव की लग्न में सूर्य बैठा हो तो उसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई कंसिडर करके चल सकते हैं। अब ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये क्लासिक्स में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में ये 100% एज इट इज़ कोई भी चीज़ एप्लीकेबल होती नहीं है ज्योतिष में, तो आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना है। दूसरा, कारकांश लग्न के अंदर मून और वीनस, मतलब पहले हमने बिठाया था सन को, अब आप कारकांश लग्न के अंदर उसी साइन में यदि चंद्रमा या वीनस, शुक्र बैठ जाए, तो दोनों फीमेल प्लेनेट हैं, बेनिफिक प्लेनेट हैं। तो ऐसे पर्सन की लाइफ में राजयोग होते हैं। वो सभी तरह की लग्जरी या सुविधाएं उसकी ज़िंदगी में होती हैं, आसानी से मिली होती हैं उसको। वो एक रिच फैमिली में बॉर्न हुआ होता है जिसकी कारकांश लग्न के अंदर मून और वीनस है। वीनस क्योंकि लग्जरी और सुविधाओं का कारक है, तो उस नेटिव की लाइफ में सभी तरह की सुविधाएं और लग्जरीज होंगी। थर्ड वन कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे कि कारकांश लग्न में यदि मार्स या मंगल आकर बैठ जाए, किसी भी नेटिव की कारकांश लग्न के अंदर मार्स या मंगल आकर बैठ जाए, तो मार्स आकर बैठेगा तब क्या होगा। तो मार्स आपको पता है एक योद्धा का साइन को रिप्रेजेंट करता है, कमांडर इन चीफ को रिप्रेजेंट करता है, आर्मी के कमांडर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें और फायर को भी रिप्रेजेंट करता है, आग, अग्नि, तेज को रिप्रेजेंट करता है। तो कारकांश लग्न में यदि मार्स बैठा हो तो फायर से रिलेटेड काम करेगा नेटिव, अग्नि से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसका। अग्नि से रिलेटेड बहुत सारे काम हो सकते हैं, लाइक ऐसा काम करेगा जिसमें आग का यूज़ होता है। लाइक किचन के अंदर भी काम कर सकता है, वो किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, या बड़ी इंडस्ट्री को चलाने वाला भी हो सकता है वो, जिसमें कि फायर का यूज़ हो। इसी तरीके से वो केमिकल से रिलेटेड भी काम कर सकता है। केमिकल से रिलेटेड काम होता है आपका मेडिकल इंडस्ट्री में, जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं वो केमिकल से रिलेटेड काम है। पेंट इंडस्ट्री में काम कर सकता है, तो इस तरीके से हम उसको सिग्निफाई करेंगे। और वेपन्स, हथियारों से रिलेटेड भी उसका काम होगा, क्योंकि मास योद्धा का कारक है, युद्ध का कारक भी है। तो वेपन्स या जिसे हम कहेंगे कि हथियारों से रिलेटेड उसका काम होगा, जिसकी भी कारकांश लग्न के अंदर मंगल बैठा हुआ है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे मंगल के बाद, यदि कारकांश लग्न के अंदर मरकरी या बुध आकर बैठ जाए। तो हमें मालूम है कि मरकरी बुद्धि का कारक है, कला का कारक भी है, वाणी का कारक भी है मरकरी, इंटेलिजेंस का कारक भी है, यूथ का कारक भी है, इन सभी चीज़ों का कारक है। तो जिसकी कारकांश लग्न में बुध बैठा हो तो ऐसे नेटिव या तो एक्टर भी हो सकते हैं, फिल्मों में मूर्तिकार हो सकते हैं। आज के समय में मूर्तिकार होना या स्क्रिप्चर बनाने वाला होना एक अलग चीज़ है। तो वो क्या करेंगे, जो आजकल आप देखते हैं कि जब भी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो उसमें आपका सेट डिज़ाइनिंग होती है, सेट वगैरह बनाते हैं वो लोग, या मैरिज में भी सेट वगैरह बनाते हैं आर्टिफिशियल। तो ऐसे लोग जिनकी कारकांश लग्न के अंदर मरकरी होगा वो ऐसा काम करेंगे, एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, वो व्यापारी होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों का व्यापार करेंगे। इसी तरीके से उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है। पुराने समय में उसे वीवर या जुलाहा बोलते थे, पर आज के टाइम में वो एक आप कहेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल बनाने से रिलेटेड उसका बिजनेस होगा। ऐसे लोग जिनकी कारकांश लग्न के अंदर मरकरी हो वो
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होंगे, आईएएस या इसी तरीके के किसी हायर पोस्ट पर वो पोस्टेड होंगे। तो कारकांश लग्न में मरकरी एक पर्सन को आईएएस या एक सिविल सर्वेंट भी बनाता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, वो कारकांश लग्न के अंदर जुपिटर या गुरु आकर बैठ जाए। तो जुपिटर बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, एक शुभ ग्रह है, और जुपिटर गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर कारकांश लग्न में आ जाए तो ऐसा पर्सन गुरु होगा। अब वो गुरु किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो स्कूल में टीचर हो सकता है, कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है, या वो उसके बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं जिन्हें वो स्पिरिचुअल शिक्षा दे रहा हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा हो। आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो कि आजकल बहुत सारे लोग प्रीच करते हैं लोगों को, तो उन्हें हम आध्यात्मिक गुरु बोल सकते हैं। वो होगा, वो मिनिस्टर होगा। जुपिटर मिनिस्ट्री का भी कारक है, मंत्री सलाहकार होगा। मिनिस्टर बेसिकली आजकल एक सेपरेट पोर्टफोलियो लेके चलते हैं, मगर पहले मिनिस्टरों का काम राजा को सलाह देना होता था, और जुपिटर एक बहुत बड़ा ही सलाहकार है। तो वो लोग मिनिस्टर हो सकते हैं। मूवीज़ के डायरेक्टर हो सकते हैं वो आज के समय में, यदि मैं आज के टाइम के हिसाब से इंटरप्रेट करूँ तो एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित हो सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग सलाह लेने जाते हैं अलग अलग बातों पर। इसी तरीके से जुपिटर लॉ का भी कारक है, वो लॉयर भी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े वकील हो सकते हैं। तो जुपिटर जिनकी कारकांश लग्न में है उनके कारकत्व अभी हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे शनिदेव या सैटर्न, क्योंकि शुक्र की हम पहले ही बात कर चुके हैं, मून एंड वीनस की हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अब आता है हम शनि की बात करते हैं। किसी भी नेटिव की कारकांश लग्न में यदि सैटर्न बैठा हो, शनि देव बैठे हों, तो शनि देव हमें मालूम है कि पब्लिक के कारक हैं, जनता के कारक हैं, सेवा के कारक हैं। मगर कारकांश लग्न में सैटर्न बैठने से वो पब्लिक फिगर बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति, लोग उसे चाहेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस होगा, उसकी प्रसिद्धि होगी चारों तरफ, बहुत पॉपुलर होगा। जैसे फिल्म स्टार कोई बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, कोई पॉलिटिशियन बहुत पॉपुलर होगा, मतलब पब्लिक से उसका डायरेक्ट कनेक्ट होगा और पब्लिक उसके पीछे होगी, ऑडियंस उसको पसंद करेंगी। ऐसा नेटिव फिर फैमिली बिजनेस करेगा, मतलब परिवार का जो पीढ़ियों से बिजनेस चला आ रहा है उस बिजनेस को करेगा, जिसके भी कारकांश लग्न में सैटर्न है। पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। जैसे एक बेटा अपने पिता की शॉप पे बैठ जाए, या एक पिता की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, तो उसके बच्चे उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, तो जिसकी कारकांश लग्न में सैटर्न होगा वो लोग ऐसा काम करेंगे। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात की थी शनि कारकांश लग्न में हो, अब हम बात करेंगे यदि किसी भी नेटिव की कारकांश लग्न में राहु हो। तो राहु देव कारकांश लग्न में हो तो राहु देव इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक हैं, एयर के कारक हैं, आपका रेडियो कम्युनिकेशन के कारक हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो ऐसे लोग मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड वर्क करते हैं। आज के टाइम में मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड बहुत सारे वर्क हैं, क्योंकि सारा कुछ ही कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, टावर इंडस्ट्री में कुछ हो सकते हैं, या टेलीकॉम में कहीं भी होंगे, वो आपके टेली कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। तो ऐसा काम करेंगे जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इन्वॉल्व हों। अभी हमने बात की थी राहु की, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि कारकांश लग्न के अंदर केतु हो तो हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। केतु यदि कारकांश लग्न में आ जाए तो ऐसा पर्सन स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, लोगों को अध्यात्म का ज्ञान देगा और खुद भी आध्यात्मिक होगा। वो बहुत डेलिकेट इक्विपमेंट पर काम करेगा। डेलिकेट इक्विपमेंट मतलब ऐसे इक्विपमेंट जिन्हें काम करने के लिए बहुत एक्सपर्ट पर्सन चाहिए होते हैं। जैसे अभी भारत ने चंद्रयान छोड़ा, तो चंद्रयान में जो भी इक्विपमेंट थे वो बहुत डेलिकेट थे, जिन्हें बहुत देखभाल कर संभालना होता है, जिन पे काम करने में गलती या मिस्टेक की गुंजाइश कम होती है। तो केतु जिसका भी होगा वो नेटिव ऐसे काम करेगा और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो दर्शकों, अभी हमने बात की थी कि कारकांश लग्न के अंदर कौन कौन से ग्रह हों तब नेटिव कैसे कैसे कार्य करेगा। अब हम फलित करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कारकांश लग्न। क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं फलित में, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ये सभी बातें आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके रखें। आपको ये जल्दी से कहीं मिलने वाली नहीं है। ये जेमिनी सूत्रों का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करके मैं आपके सामने इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ।
अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे। देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हम देख सकते हैं। यदि दूसरे कारकांश लगने की बात कर रहा हूं मैं, कारकांश लगने से, सपोज मैं एग्जांपल के लिए कारकांश लगने यहां पे ले लेता हूं, लग्न में ही, उससे दूसरे और 12वें भाव के अंदर इक्वल इक्वल प्लेनेट हो। सपोज एक प्लेनेट दूसरे भाव में और एक 12वें में, एक यहां पर है एक यहां पर है, या तीसरे और 11वें भाव के अंदर इक्वल इक्वल प्लेनेट हो। एक एक हो सकता है, दो दो हो सकते हैं, या चौथे या 10वें भाव के अंदर इक्वल इक्वल प्लेनेट हो, या 5वें या 9वें भाव के अंदर इक्वल इक्वल प्लेनेट हो बराबर। तो ऐसे पर्सन को जेल जाने का कॉम्बिनेशन बनता है उसका। कारकांश लग्न के दूसरे और 12वें भाव में बराबर बराबर ग्रह हो, तीसरे और 11वें भाव में बराबर बराबर, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो, याद रखना। मतलब दूसरे भाव में 2 ग्रह हैं और 11वें में 2 ग्रह हैं कारकांश लग्न से, तो ऐसे नेटिव के जेल जाने के चांस बनेंगे। या तीसरे भाव में और 11वें भाव में इक्वल इक्वल प्लेनेट हो, तभी भी जेल जाने के कॉम्बिनेशन बनेंगे। चौथे और 10वें भाव में और 5वें और 9वें भाव में बराबर बराबर प्लेनेट हो, तो ऐसे नेटिव के जेल जाने के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये फर्स्ट सूत्र है, ये ओरिजिनल क्लासिक्स के सूत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। फर्दर, यदि कारकांश लगने से चौथे भाव में, ये कारकांश लगना है हमारी, इससे चौथे भाव में, जैसे लगने से चौथे भाव में हम देखते हैं तो पर्सन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पे कारकांश लगने से चौथे भाव में नेटिव की कुंडली में जहाँ पे भी कारकांश लगना है, ये जरूरी नहीं है चौथा भाव, कारकांश लगने से चौथा भाव बोल रहा हूँ। सपोज कारकांश लगने यहाँ पे रख दी हमने, तो इससे चौथा भाव ये हो जाएगा। तो कारकांश से लगने से चौथे भाव में शुक्र और वीनस एंड मून, चंद्रमा दोनों होने चाहिए। कारकांश लगने से चौथे भाव में वीनस और चंद्रमा दोनों हो, या मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा, राहु और सैटर्न दोनों हो, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि वीनस और चंद्रमा भी हो और राहु और सैटर्न भी हो। एक्सोल्टेड प्लैनेट हो, या तीसरा कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, या एक्सोल्टेड प्लैनेट हो। एक्सोल्टेड मतलब उच्च का ग्रह हो चौथे भाव में। यहां पर जैसे यहाँ 1 साइन है, इस केस में यदि सन आ जाए तो वो उच्च का हो जाएगा, सूर्य। तो ऐसे पर्सन का बहुत ही आलीशान मकान होता है, विला होंगी, कई एकड़ों में फैला हुआ मकान होगा। अब वो कई एकड़ों में, गांव में तो कई एकड़ में हो ही जाता है, यदि खेत में बना लोगे तभी भी, मगर वो आलीशान मकान होगा। शहरों में भी वो रह रहे हैं, सिटीज़ में, तभी भी आलीशान मकान होगा। तो कारकांश लगने से 4th हाउस को हम देखेंगे, उसमें शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए, शनि या राहु की युति हो जाए, या फिर उसके अंदर कोई भी उच्च का ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे पर्सन का आलीशान मकान होता है। ये जेमिनी सूत्र नंबर 2 है। अब मैं तीसरे वाले सूत्र की बात करूंगा। यदि कारकांश लग्न को से 9वें भाव को, कारकांश लगने से 9वें भाव को यदि कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, कारकांश लगनी है, यहां से आप 9वां भाव देखोगे तो यहां पे आएगा। तो कारकांश लगने से 9वें भाव को यदि शुभ ग्रह देख रहा हो, तो ऐसा पर्सन बहुत ही गुणवान होता है, वर्चुअस होता है, उसके अंदर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक होती है, बहुत चीज़ों का एक्सपर्ट होता है वो, और वो अपने गुरु और रिलीजन का बहुत ज़्यादा ऑनर करता है, रेस्पेक्ट करता है। गुरु और रिलीजन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो जिस भी नेटिव की कारकांश लगने से 9वें भाव के अंदर, ये ध्यान रखना है, कारकांश लगने से देख रहे हैं हम, ये लगने से नहीं देख रहे हैं, कारकांश लगने के 9वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब यहाँ पे दृष्टि मैं बता देता हूँ, ये जेमिनी हम पढ़ रहे हैं, तो आप पाराशरी दृष्टि से कंफ्यूज ना होंगे। जब भी मैं दृष्टि बोलूँगा तो वो जेमिनी दृष्टि या जेमिनी एस्पेक्ट ही होगा। तो ऐसा पर्सन बहुत गुणी होता है, वर्चुअस होता है, वो अपने गुरु और रिलीजन का बहुत रेस्पेक्ट करता है, और गुरु और रिलीजन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट जेमिनी सूत्र की बात करेंगे कि कारकांश लगने से 5th हाउस यदि जुपिटर प्लेस्ड हो, कारकांश लगने कहीं भी हो सकती है, मैं फिर बदल देता हूं आपको क्लियर करने के लिए, कि सपोज कारकांश लगने चौथे भाव के अंदर आ गई, तो कारकांश लगने से काउंट करना है, और 5वें भाव में, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो कारकांश लगने से 5वें भाव में जुपिटर या गुरु प्लेस्ड हो, तो ऐसा पर्सन लैंग्वेज इसका एक्सपर्ट होता है। जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर
पीवी नरसिम्हा राव थे, उनको 10-15 लैंग्वेजों में, 10 करीब लैंग्वेजों में वो बहुत एक्सपर्ट थे। सभी लैंग्वेजों की सारी, उन्हें लैंग्वेज अच्छे से आती थी, उनकी क्लासिक्स उन्होंने पढ़े हुए थे। तो जिसके भी कारकांश लग्न से 5th भाव के अंदर जुपिटर होता है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानता है और लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट होता है, केवल जानता ही जानता नहीं है। और यदि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, यदि कारकांश लग्न से 5वें भाव के अंदर केतु आ जाए, तो ऐसा पर्सन मैथमेटिशियन होता है या मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट होता है। तो ये एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। 5th हाउस में यदि जुपिटर हो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, उससे बहुभाषी होता है। और 5th हाउस में यदि केतु हो तो वो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अब हम बात करेंगे। कारकांश लग्न से 5वें भाव की हमने बात की थी। यदि शनि 7वें भाव में आ जाए कारकांश लग्न से, कारकांश लग्न कहीं भी हो सकती है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। सपोज शनि यहाँ पे 7वां भाव हो गया, यहाँ पे आ जाए सैटर्न, ऐसे पर्सन की जो वाइफ होगी वो उससे ज़्यादा एज की होगी, उससे ओल्डर होगी। कारकांश लग्न से 7वें भाव में सैटर्न आने पर ऐसे नेटिव की वाइफ उससे ओल्ड इन एज होगी। इसी तरीके से यदि कारकांश लग्न से 7वें भाव के अंदर मार्स या मंगल प्लेस्ड हो जाए, ये नेक्स्ट जेमिनी सूत्र में, तो ऐसे पर्सन की वाइफ हैंडीकैप होगी या उसको कुछ ना कुछ किसी न किसी ऑर्गन में परमानेंट कोई न कोई प्रॉब्लम होगी। थर्ड वन कॉम्बिनेशन है, कारकांश लग्न से 7वें भाव के अंदर यदि राहु आ जाए, 7th हाउस के अंदर राहु आ जाए, तो ऐसे पर्सन की मैरिज या तो किसी डिवोर्स तलाकशुदा महिला से होगी या किसी विडो से होगी। तो कारकांश लग्न के 7वें भाव के अंदर शनि आने पर ओल्डर एज या अपने से ज़्यादा उम्र की महिला से मैरिज होती है। मार्स आने पर उसकी वाइफ के किसी न किसी ऑर्गन या अंग में कोई परेशानी होगी, वह हैंडीकैप भी हो सकती है। और राहु होने पर उसकी मैरिज डिवोर्स तलाकशुदा या किसी विडो महिला के साथ होती है। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कारकांश लग्न से 10वें भाव के अंदर यदि मरकरी आ जाए या मरकरी 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा हो, एस्पेक्ट जेमिनी होगा, ये ध्यान रखना है। तो 10th भाव, जैसे यहाँ पे हमने कारकांश लिया तो 10वां भाव ये होगा। यहाँ पर यदि मरकरी आ जाए, बुध या बुध की दृष्टि हो, तो ऐसा पर्सन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। मतलब वो जो भी काम करता है वो उसकी प्रसिद्धि होगी, उसके मुकाबले में और लोग नहीं होते। तो कारकांश लग्न से 10वें भाव के अंदर मरकरी आने पर पर्सन अपने कार्य क्षेत्र में, अपने फील्ड ऑफ वर्क में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। नेक्स्ट जेमिनी सूत्र की हम बात करेंगे। इफ सैटर्न एंड वीनस एस्पेक्ट कारकांश लग्न, शनि और वीनस एस्पेक्ट करें, सैटर्न एंड वीनस। अब ये एस्पेक्ट फिर मैं बता रहा हूँ जेमिनी एस्पेक्ट होगा, तो जिन्होंने जेमिनी एस्पेक्ट नहीं देखा है वो समझ लें। सामने से एस्पेक्ट होना जरूरी नहीं होता, सामने से भी हो सकता है जेमिनी में एस्पेक्ट, और कहीं से भी हो सकता है। राशियाँ एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। तो सैटर्न और वीनस जिस राशि में बैठे हुए हैं, वो राशि जब कारकांश लग्न को एस्पेक्ट करेगी तो उसे हम सैटर्न और वीनस का एस्पेक्ट मान के चलेंगे। तो सैटर्न और वीनस यदि एस्पेक्ट कर रहा हो कारकांश लग्न से, तो ऐसा नेटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी काम करेगा वो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे कि जुपिटर एंड मून इन 5th फ्रॉम कारकांश लग्न। कारकांश लग्न से 5वें भाव के अंदर, ये 5वां भाव है, यहाँ पे जुपिटर और मून आ जाए। वैसे जुपिटर मून किसी भी भाव में हो तो वो भी योग बनाते हैं पाराशरी के हिसाब से भी। तो जुपिटर और मून गज केसरी योग बन जाता है एक दूसरे से केंद्र में हो तो। मगर यहाँ पे कारकांश लग्न से 5वें भाव में जुपिटर और मून आ जाए तो ऐसा पर्सन क्लासिक्स लिखता है। क्लासिक्स जैसे पाराशर ने बृहद पाराशर उग्र शास्त्र लिखा, वेद व्यास ने महाभारत लिखा, तुलसीदास ने मार्च चरित्रमानस लिखा। इसी तरीके से जिस भी नेटिव की कारकांश लग्न से 5th भाव के अंदर जुपिटर और मून की युति या कंजंक्शन होता है, ऐसा नेटिव बुक्स का राइटर होता है। और वो बुक्स बड़ी रेयर बुक्स होती हैं, क्लासिकल टाइप बुक्स होंगी। आज के समय में आज के हिसाब से वो बुक लिखेगा, पर वो ऑथर होगा बुक्स का। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कारकांश लग्न के केस में। यदि कारकांश लग्न से केतु कारकांश लग्न में प्लेस्ड हो और उसको वीनस एस्पेक्ट कर रहा हो, कारकांश लग्न के अंदर केतु प्लेस हो जाए यहाँ पर,
और उसको शुक्र एस्पेक्ट कर ले, ऐसा पर्सन धर्मगुरु होता है। कारकांश लग्न में केतु अपना आप में एक धर्मगुरु होने का कॉम्बिनेशन है, और उसे शुक्र और एस्पेक्ट कर ले जो कि राक्षसों के गुरु थे, तो ऐसा पर्सन धर्मगुरु होता है और तंत्र मंत्र की उसको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। नेक्स्ट अब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। केतु यदि सेकंड हाउस में आ जाए कारकांश लग्न से, जैसे ये कारकांश लग्न है और ये से दूसरे भाव के अंदर केतु आ जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं जिन भी भावों की बात कर रहा हूँ वो कारकांश लग्न से है। कारकांश लग्न कुंडली में कहीं भी हो सकती है। दूसरे भाव में जब भी किसी नेटिव के पास केतु हो तो उसको स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा केतु। स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब स्टैमरिंग होगी, मतलब वो अक्ल आएगा या तुतलाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसे आएंगी। तो केतु इन सेकंड हाउस फ्रॉम कारकांश लग्न, पर्सन हैज स्पीच प्रॉब्लम, क्योंकि सेकंड हाउस हमें मालूम है स्पीच का होता है, और कारकांश लग्न से सेकंड हाउस भी देखेंगे, उसमें केतु बैठा है तो स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दर्शकों, अब मैं लास्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सब जेमिनी सूत्रों के जो भी श्लोक है उनका यहाँ पर मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। केतु इन 8th हाउस फ्रॉम कारकांश लग्न, यदि केतु कारकांश लग्न से 8th हाउस में हो जाए, यहाँ पर ये 8th हाउस हो गया, यहाँ पर केतु आकर बैठ गया दूसरे हाउस में, तो वो स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कारकांश लग्न से 8वें भाव में है तो ऐसे पर्सन को पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं मिलती, अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मिलती उसे किसी भी वजह से, चाहे या तो होगी ही नहीं उसके पेरेंट्स के पास, या होगी तो वो किसी भाई बहन को दे जाएंगे, उसे नहीं देंगे। तो कारकांश लग्न से 8वें भाव में यदि केतु आकर बैठ जाए तो उससे पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ये तो दर्शकों मैंने आपको बताया कारकांश लग्न से रिलेटेड बातें जो कि जेमिनी सूत्रम में लिखी हुई है, वो BV रमन की बुक से भी मैंने ली हुई हैं, PS शास्त्री की बुक से भी ली हुई हैं, सूर्य नारायण राव जी की भी बुक से ली हुई हैं। जो जेमिनी सूत्रम का उन्होंने, जेमिनी जो आपका क्लासिक है उसका जो भी उन्होंने रूपांतरण किया है या अनुवाद किया है, उसके बेस पर जो भी कॉम्बिनेशंस थे मैंने इकट्ठा कर यहाँ पर आपको बताए हैं, जो कि आपको जेमिनी में, एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन देने में हेल्प करेंगे आपकी। अब मैं बात करता हूँ जो हमारी खुद की पर्सनल रिसर्च है। हम लोगों की जो टीम है, मैं और मेरे कुछ दोस्त इस पर लगातार काम कर रहे हैं लंबे समय से, तो हमारी रिसर्च के बेस पर मैं आपको कुछ 6 to 7 पॉइंट्स बताऊंगा कारकांश लग्न से रिलेटेड। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है, जब भी राशि दशा होती है, आपको पता है चर दशा राशियों की दशा होती है, तो चर दशा कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, और कौन सी दशा कब आएगी वो हमें मालूम होना चाहिए। आज के टाइम पे आप किसी भी मोबाइल ऐप में भी देख सकते हो कि नेटिव की कब दशा चल रही है। तो जिस भी राशि में कारकांश लग्न हो, जैसे इस कुंडली में मैंने 4 साइन या कैंसर या कर्क राशि में कारकांश लग्न रखी हुई है, उसकी दशा ऑलवेज पेनफुल होगी, नेटिव को परेशानियों में डालेगी। जब भी कारकांश लग्न जिस भी राशि में है उसकी दशा पेनफुल होती है। तो ये पहली चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। दर्शकों, दूसरी चीज़, कारकांश लग्न में यदि केतु हो तो ऐसा पर्सन का रिलेशन होता है, मैरिज होती है कारकांश लग्न में केतु हो तो, जनरली विडो या जिस भी महिला से होगी उसके पहले किसी पुरुष से लिंक रहे होंगे, इस तरीके की मैरिज होती है उसकी। अब इसको आप बिल्कुल एज इट इज लेके ना सोचने लग जाएं कि किसी की कारकांश लग्न में, वाइफ की में केतु, उसकी में कारकांश लग्न में केतु बैठा हुआ है तो वाइफ पे शक करने लग जाएं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन जो हमने ऑब्जर्व किए हैं कि जिन लोगों की विडो या पहले से उस लेडी का किसी से अफेयर रहा हो तो उससे मैरिज होती है, तो उन जिनकी कारकांश लग्न के अंदर केतु बैठा हो। एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, कारकांश लग्न में केतु एक पर्सन को बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जिसकी भी कारकांश लग्न के अंदर केतु होगा वो पर्सन सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा। दर्शकों, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। यदि कारकांश लग्न के अंदर मरकरी आकर बैठ जाए, बुध देव कारकांश लग्न में ही बैठ जाए, तो पर्सन वो आर्किटेक्चर होगा, मतलब दूसरों को बताएगा मकान कैसे बनाना है, खुद नहीं बनाएगा। तो आर्किटेक्ट, आज के टाइम में आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है,
तो ऐसे लोग जिनकी कारकांश लग्न के अंदर मरकरी बैठा हुआ है वो या तो सलाहकार होंगे इस तरीके से किस तरीके की बिल्डिंग बनानी है, या आज के टाइम में उसको हम टेक्निकली आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। फोर्थ कॉम्बिनेशन है यदि सूर्य और राहु, सन एंड राहु कंजंक्शन हो कारकांश लग्न के अंदर, सन एंड राहु दोनों कारकांश लग्न के अंदर कंजक्ट हो जाएं, तो ऐसे पर्सन को अननोन फियर होता है और स्नेक वगैरह ऐसी चीज़ों से ज़्यादा फियर होगा। इन जनरल उसको अननोन फियर होगा, पता नहीं, वैसे ही डरता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ वैसा तो नहीं हो जाएगा। उसके अंदर एक डर बैठा रहेगा, अनजान डर। वो हमेशा ये सोचता रहेगा कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, और जिंदगी भर वो इसी तरीके से सोचता रहता है। तो कारकांश लग्न में यदि सन एंड राहु की युति हो जाए, तो वैसे सन और राहु की युति को लोग सूर्य ग्रहण योग भी बोलते हैं, मगर यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। कारकांश लग्न में इन दोनों की युति हो तो वो पर्सन हमेशा डरा डरा रहेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे दर्शकों, सैटर्न यदि शनि केंद्र में हो कारकांश लग्न से, तो कारकांश लग्न जहाँ से भी हो उससे आप 4, 7 जैसे इस केस में ये केंद्र स्थान हो गए कारकांश लग्न से। चौथा भाव कारकांश लग्न से 7वां और 10वें भाव के अंदर यदि शनि हो तो ऐसा पर्सन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। सब लोग उससे सलाह लेते हैं, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में वो एक्सपर्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा फेमस होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अब हम बात करेंगे, कारकांश लग्न से यदि 5th हाउस के अंदर उसको एस्पेक्ट कर लें, जेमिनी एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, 5वां भाव, तो इस कुंडली के केस में कारकांश लग्न से 5वां भाव ये हो गया। दोनों अति शुभ ग्रह जुपिटर एंड वीनस यदि एस्पेक्ट करें, तो ऐसे पर्सन को क्लासिकल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। आज देखते हो आजकल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है कि कोई शिव पुराण सुना रहा है, कोई भागवत गीता सुना रहा है, कोई गीता सुना रहा है। इस तरीके की जो उन लोगों को जानकारी होती है उनकी कुंडलियों में कॉम्बिनेशन बनता है कारकांश लग्न से 5वें भाव के अंदर वीनस और जुपिटर का एस्पेक्ट हो, दोनों शुभ ग्रह देख रहे हो, तब ऐसे नेटिव्स क्लासिकल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अब बात करेंगे हम दर्शकों। उम्मीद है आप इन सभी को नोट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जब आप प्रेडिक्शन देंगे तब हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे और इनके कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर हमारी प्रेडिक्शन या फलित स्ट्रॉन्ग होगा। यदि कारकांश लग्न से दूसरा भाव और 11वां भाव, यहाँ पर ये दूसरा और 11वां भाव हो गया, यदि वहाँ पर शुभ ग्रहों का असर हो, शुभ ग्रह या तो बैठे हों या उन्हें एस्पेक्ट कर रहे हों, दृष्टि डाल रहे हों, तो जेमिनी दृष्टि होगी, तो ऐसा पर्सन बहुत वेल्दी और वाइज होता है। वेल्दी का मतलब उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होगी और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत सलाहकार होगा, बहुत लोग उससे सलाह लेने आएंगे अपनी छोटी छोटी बातों की, और वो बहुत सटीक सलाह देने में कामयाब होगा। तो आज मैंने कारकांश लग्न से रिलेटेड बाकी बातें बताई। हमारी पिछली 3 क्लासेस कारकांश लग्न से रिलेटेड ही गई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपने सभी कॉम्बिनेशंस नोट कर लिए होंगे। आप इंतजार करिएगा, अगली क्लास में मैं आरूढ़ लग्न से रिलेटेड बातें बताऊंगा कि हम आरूढ़ लग्न को किस तरीके से देखेंगे। आप सभी को मेरी सलाह है दर्शकों, जेमिनी सूत्रम या जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। आप सभी को प्रॉपरली देखें, एक से ज़्यादा बार देखें, उनके आप नोटबुक के अंदर नोट्स बनाएं और उन्हें रिवाइज करें, उन चीज़ों को ध्यान रखें, तो बहुत कम समय में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर आप प्रेडिक्शन देने में कैपेबल होंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें इसे। मैं कमिंग क्लासेस में और भी इस बारे में बताऊंगा। आपके जो भी सुझाव है, सजेशंस हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उनको मैं ऑलवेज़ फॉलो करता हूं और उसके बेसिस पे अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।